हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में। देखिए, जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है प्री मेंडलिज्म, उसके बाद में मेंडलिज्म, उसके बाद में आता है क्या, पोस्ट मेंडलिज्म। जो प्री मेंडलिज्म है, मेंडल से पहले जो भी जेनेटिकल वर्क किया गया था वो सारा किसके अंदर आता है, प्री मेंडलिज्म के अंदर। उसके बाद आता है क्या, मेंडलिज्म। देखिए, प्री मेंडलिज्म के अंदर तो खैर आप बोल सकते हो मेंडल से पहले जेनेटिक्स के अंदर कोई भी सॉलिड वर्क नहीं हुआ है। जो भी सारी चीज बताई गई थी वो सब हाइपोथेटिकल बेसिस पे थी। उसके बाद में जो मेंडल का एरा है उसे हम क्या बोल देते हैं, मेंडलिज्म। मतलब मेंडल ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था उसी को हम मेंडलिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो मेंडलिज्म है, उसके बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में। देखिए, मेंडल का जो वर्क है, मेंडल के वर्क को 1900 के अंदर रिडिस्कवर किया गया था। तो 1900 से हेरिडिटी का जो एरा स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मेंडलिज्म। तो हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में। पोस्ट मेंडलिज्म ये स्टार्ट होता है कब से, 1900 से। 1900 ऑनवर्ड्स, 1900 ऑनवर्ड्स। देखिए, 1900 के अंदर मेंडल का जो वर्क है इसे तीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शर्मेक। तो वहां से स्टार्ट होता है पोस्ट मेंडलिज्म। तो आप बोल सकते हो इट स्टार्ट्स आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। इट स्टार्ट्स आफ्टर द rediscovery it starts after the rediscovery of Mendel's work. इट स्टार्ट आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल का जो वर्क है उसकी रीडिस्कवरी के बाद में स्टार्ट होता है क्या, पोस्ट मेंडलिज्म। देखिए, मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर 7 कैरेक्टर को लेके कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बेसिस पर उन्होंने कई सारी चीजें मैं बताई। मेंडल, आप बोल सकते हो मेंडल का जो भी जेनेटिकल वर्क था एक आइडियल जेनेटिकल वर्क माना जाता है। मेंडल के वर्क ने एक फंडामेंटल जो था जेनेटिक्स का, एक फंडामेंटल एक जो बेस था उसे तैयार किया। मेंडल के बाद ही एक्चुअल में आप बोल सकते हो जो जेनेटिक्स की शुरुआत है वो होती है। मतलब मेंडल से ही हमें समझ में आया किस तरह से जेनेटिक्स के अंदर वर्क करना है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो मेंडल के वर्क की जब डिस्कवरी होती है, मेंडल के ही पैटर्न पे कई अलग अलग जो साइंटिस्ट उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट उनको स्टार्ट किया। जैसे कि मेंडल के बाद में आते हैं कौन, बेटसन, पुन्नेट साइंटिस्ट आते हैं। इसके बाद में फिर आते हैं कौन, मॉर्गन। अब ये जो भी साइंस, जैसे कि अगर हम बात करें बेटसन के बारे में, जो बेटसन थे इन्होंने काम किया था किस पे, स्वीट पी पे। इसके अलावा जो मॉर्गन थे इन्होंने काम किया था किस पे, ड्रोसोफिला पे। तो कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को लेके मेंडल के ही पैटर्न पे अपना वर्क जो है वो स्टार्ट किया और कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर की। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मेंडल ने बताई थी, उन्हीं को एक तरह से रिकन्फर्म भी किया। एंड कई सारी जो चीज़ें थी वो मेंडल ने जो चीज़ बताई थी वहाँ से डेविएट होती थी, उनके बारे में बताया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नई थी बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मॉर्गन ने बताया लिंकेज के बारे में, लिंकेज के बारे में मेंडल ने कुछ नहीं बताया था। तो कई सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो कि मेंडल ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट पे अपना एक तरह से लिमिटेड वर्क किया था। वहां से जो भी चीज़ वो बता पाए उन्होंने उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके अलावा कई सारी जो चीज़ें हैं वो मेंडल के बाद में डिस्कवर होती है। अब देखिए, जो भी चीज़ें हैं इनको हम एक्चुअल में डिस्कस करते हैं एक टॉपिक के अंदर जिसको हम बोलते हैं क्या, जीन इंटरेक्शन। इसको हम बोलते हैं क्या, जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं। जो जीन इंटरेक्शन है ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है अलीलिक जीन इंटरेक्शन, अलीलिक जीन इंटरेक्शन, अलीलिक जीन इंटरेक्शन। एंड सेकंड वन इज नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। अलीलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। अलीलिक आप जानते हो, अलीलिक जीन किनको बोलते हैं, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं एंड सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं अलीलिक जीन। एंड दूसरा क्या है, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन।
जो कि आप बोल सकते हो सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं, सेम लोकस पे कभी प्रेजेंट नहीं होंगे, इनको हम क्या बोल देंगे, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। सेम क्रोमोसोम पे हो सकते हैं लेकिन अलग अलग लोकस पे, या जो डिफरेंट क्रोमोसोम है उन पे ये प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलेंगे नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। अब देखिए जीन जो इंटरेक्शन है, जीन इंटरेक्शन यहाँ पे जो टर्म है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है। जीन इंटरेक्शन, ऐसा लगता है कि जो जीन है ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में जीन का कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है। जीन जो है, जीन से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब जीन से जो प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए होगा क्या वहाँ पे, जो दो अलील हैं, अगर हम बात करें अलीलिक इंटरेक्शन के बारे में, तो दो जो अलील है, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि दोनों अलील मिलकर किसी जो प्रोडक्ट है उसको फॉर्म कर रहे हैं, किसी फिनोटाइप को फॉर्म करते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि दोनों जो अलील है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब मान लीजिए कभी हमें ऐसा लगेगा कि जो एक अलील है, जो एक जीन है, वो दूसरे जीन के फंक्शन को प्रमोट कर रहा है, कि दूसरा जो जीन है उसके फंक्शन को वो इनहिबिट कर रहा है, तो इन्हीं सबको हम क्या बोल देते हैं, जीन इंटरेक्शन। एक्चुअल में जीन तो अपने जो प्रोडक्ट है उसको फॉर्म करता है, कभी कभार क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ में मिलकर किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है। कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए किसी एक जीन ने कुछ एंजाइम बनाया और जो एंजाइम में वो दूसरे जो प्रोटीन है, दूसरे जीन का जो प्रोटीन है उसको क्या कर देता है, वो कैंसिल कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि एक जीन ने दूसरे जीन को इनहिबिट कर दिया। एक्चुअल में जो इंटरेक्शन है, जो हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन, ये होता है प्रोडक्ट के लेवल पे। जीन तो अपना काम कर रहा है, जीन का काम क्या होता है, जीन यानी कि डीएनए, डीएनए से बनता है क्या, आरएनए, आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन, और ज़्यादातर केस में जो प्रोटीन उससे क्या बन जाएगा, एंजाइम। तो जीन तो अपना प्रोटीन या एंजाइम बनाता है। हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, कई सारे यहाँ पे रिएक्शन चलती रहती हैं, जीन का प्रोडक्ट बनेगा, आरएनए, प्रोटीन या एंजाइम, तो प्रोटीन या एंजाइम बनेगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई एंजाइम है, मान लेते हैं जो एंजाइम है वो बना हुआ है क्या, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से, दो टाइप की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनसे वो एंजाइम बनता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब दो जो टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब मान लीजिए एक जो जीन है उससे बनेगी एक टाइप की पॉलीपेप्टाइड, दूसरा जो जीन है उससे बनेगी दूसरे टाइप की पॉलीपेप्टाइड। ये दोनों जो पॉलीपेप्टाइड है जब मिल जाएंगी उससे क्या बनेगा, वो एंजाइम बनेगा। तो अब इस केस में हमें क्या लगेगा कि ये दोनों जो जीन है ये मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों जीन मिलकर किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट एक्चुअल में हुआ क्या, जीन ने तो अपना जो प्रोटीन है, जो पॉलीपेप्टाइड, उसको फॉर्म किया। अब दोनों जो पॉलीपेप्टाइड थी वो मिल गई, उन्होंने कोई एंजाइम बनाया, उस एंजाइम ने किसी मेटाबॉलिक पाथवे कैटालाइज किया, जिसकी वजह से जो सब्सट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और उसकी वजह से जो पर्टिकुलर फिनोटाइप है वो हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी इंटरेक्शन एक्चुअल में होता है वो होता है प्रोडक्ट के लेवल पे। ऐसा नहीं कि जीन अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या जीन एक दूसरे को इनहिबिट कर रहे हैं, जीन के लेवल पे इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट के लेवल पे है। हाँ, नाम लिखा जाता है इसमें क्या, जीन, जो टर्म है वो यूज़ करते हैं हम क्या, जीन इंटरेक्शन, बट जो इंटरेक्शन है वो किस लेवल पे है, प्रोडक्ट के लेवल पे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि जब भी इंटरेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमें पता है, मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे तो इनको फिनोटिपिक रेशियो जो है F2 जनरेशन के अंदर क्या मिलता था, 3:1, एंड जो जीनोटिपिक रेशियो है वो मिलता था क्या, 1:2:1 इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपको ध्यान रखना है भाई, जीन के लेवल पे इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन किस लेवल पे है, फिनोटाइप के लेवल पे, ठीक है ना। तो होगा क्या, जो भी अगर चेंज आएगा यहाँ पे, जो भी हमें चेंज देखने को मिलता है वो किसके लेवल पे देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट के लेवल पे, यानी कि फिनोटाइप के लेवल पे। जीनोटिपिक रेशियो अगर हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, 1:2:1, एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो जीनोटिपिक रेशियो है वो सेम रहेगा क्या, 1:1, 2:4:1:1। जीनोटिपिक रेशियो के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, जो भी चेंज आना होगा वो किस लेवल पे आएगा, फिनोटाइप के लेवल पे। तो जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं फिनोटाइप के लेवल पे, क्योंकि जो इंटरेक्शन है वो प्रोडक्ट के लेवल पे, क्या बोल सकते हैं आप, फिनोटाइप के लेवल पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था तो मेंडल को देखिए, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों परफॉर्म किया था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि भाई जीन के बीच में कोई, मतलब जीन नहीं, एक्चुअल में जो कैरेक्टर है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है। जीन जो टर्म उन्होंने यूज़ नहीं किया था, उन्होंने बात की थी फैक्टर के बारे में। वो देखना चाहते थे कि फैक्टर्स के बीच में जब जो फैक्टर्स है या जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर का जब इनहेरिटेंस होता है, तो अगर हम दो कैरेक्टर को लेंगे तो जब कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा तो इनमें कुछ इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है, ये वो जानना चाहते थे। मेंडल को कोई इंटरेक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन बाद में कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे टर्म क्या यूज़ किया है, जीन इंटरेक्शन। एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादातर आपके जो भी जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल दिए हैं वो दिए हैं कौन से, एलिलिक जीन इंटरेक्शन के।
जो नॉन अलीलिक है इसके बारे में एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है, तो हम भी अपना जो फोकस है वो किस पर रखेंगे, अलीलिक जीन इंटरेक्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं अलीलिक जीन इंटरेक्शन। अलीलिक जीन इंटरेक्शन। अलीलिक जीन इंटरेक्शन, और इसके अंदर जो फर्स्ट हम केस लेंगे, फर्स्ट केस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फर्स्ट केस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अलीलिक जीन इंटरेक्शन में जो फर्स्ट केस हम लेंगे वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको डिस्कवर किया था किसने, कार्ल कोरेंस ने। कोरेंस वही है जो कि मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी करते हैं। जो 3 साइंटिस्ट थे, 3 में से जो एक साइंटिस्ट थे वो कौन थे, कार्ल कोरेंस। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोरेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड बाय कोरेंस। डिस्कवर्ड बाय कोरेंस। कोरेंस इन मिराबिलिस जलापा। कोरेंस इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा। देखिए एक प्लांट होता है मिराबिलिस जलापा, इसके अंदर कोरेंस ने डिस्कवर किया था किसके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। कोरेंस ने ऑब्जर्व किया कि जो मिराबिलिस जलापा है इसका जो फ्लावर कलर है, इस प्लांट में जो फ्लावर कलर होता है, फ्लावर कलर, ये 3 टाइप के मिलते हैं। जो फ्लावर कलर है ये रेड भी होता है, फ्लावर कलर जो है ये वाइट भी होता है, एंड इसमें जो फ्लावर कलर है ये पिंक भी होता है। तो कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा जो प्लांट है उसका जो फ्लावर है यहाँ पे 3 कलर्स को ऑब्जर्व किया, रेड, वाइट एंड पिंक। तो हम देखेंगे किस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी करते हैं कौन, कोरेंस। इन्होंने देखो जो कोरेंस थे, कोरेंस ने मेंडल के ही पैटर्न पे जो अपना वर्क था उसे स्टार्ट किया। तो इन्होंने होमोजाइगस पेरेंट तैयार किए, होमोजाइगस पेरेंट यानी कि रेड के लिए। तो जो रेड है, रेड फ्लावर, रेड फ्लावर वाला जो प्लांट था मिराबिलिस का, इसे क्रॉस किया किससे, वाइट फ्लावर से, वाइट फ्लावर। मेंडल के पैटर्न पे ही इन्होंने अपने क्रॉस को परफॉर्म किया। रेड फ्लावर को क्रॉस किया किससे, वाइट फ्लावर से। देखिए रेड के लिए क्या लेंगे आप, कैपिटल आर, एंड वाइट के लिए क्या लेंगे, स्मॉल आर। इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो F1 जो जनरेशन है उसमें जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये है F1 जनरेशन। जब मेंडल परफॉर्म करते थे कि भाई टॉल को डोव से क्रॉस किया है तो क्या आता था, टॉल, या राउंड को रिंकल्ड से क्रॉस करते थे तो क्या आता था, राउंड। ऐसे ये इमेजिन कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्चुअल में कि जब रेड को व्हाइट से क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, रेड। लेकिन रेड नहीं मिला, यहाँ पे क्या मिलता है, पिंक। F1 के अंदर उन्हें रेड फ्लावर देखने को नहीं मिले, क्या मिले, पिंक। अब यहाँ से तो एक बार उनको भी लगने लगा कि भाई देखिए मेंडल से पहले थ्योरी काफ़ी फेमस थी, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कि जो कैरेक्टर है उनका मिक्सअप हो जाता है, उनकी ब्लेंडिंग हो जाती है। F1 के अंदर कहीं ना कहीं इनको भी लगने लगा कि शायद कहीं ये ब्लेंडिंग जो इनहेरिटेंस जो थ्योरी दी गई थी, कुछ वैसा ही यहाँ पे जो रिजल्ट है ये देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में क्या हुआ वो देखते हैं इसकी F2 जनरेशन के बारे में। ये तो हो गया F1 से क्या आएगी, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन कैसे आती है, ये आती है किससे, सेल्फिंग से। तो इसमें होगी सेल्फिंग, सेल्फिंग से बनेंगे क्या, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो जो इसमें मेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट भी बनेंगे 2 टाइप के, एंड जो फीमेल गैमेट है वही बनेंगे क्या, 2 टाइप के, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का टाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड जो फीमेल गैमेट है इसका भी टाइप क्या होगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। देखिए क्रॉस जो है बिल्कुल ये मोनोहैबिट पैटर्न पे ही है। ये हो गए दो टाइप के मेल गैमेट, 2 टाइप के फीमेल गैमेट। जैसे आप देखते थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल परफॉर्म करते थे तो हाइट के रेस्पेक्ट में हमने देखा था F1 आया था क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब जब उसमें हुई थी सेल्फिंग तो 2 टाइप के मेल गैमेट, 2 टाइप के फीमेल गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी मेल गैमेट एंड कैपिटल टी स्मॉल टी क्या था, फीमेल गैमेट। ऐसे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया क्या, मेल गैमेट।
कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गया, फीमेल गैमेट। अब इनका होता है क्रॉस। ये तो हो गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्या आ गया ये कैपिटल आर कैपिटल आर। इसके बाद में अगर ये फ्यूज करता है इसके साथ में तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये फ्यूज करता है इसके साथ में तो कैपिटल आर स्मॉल आर। और अगर ये फ्यूज करता है इसके साथ में तो क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए ये जो प्लांट है, ये जो प्रोजेनी मिलती है, ये होती है कैसी, रेड। ये तो कैसा है, रेड। और ये दोनों जो हैं ये कैसी थी, पिंक। और ये कैसा है, वाइट। रेड पिंक वाइट। अगर हम बात करें इसमें फिनोटिपिक रेशियो के बारे में, देखिए फिनोटिपिक रेशियो या फिर आप देखो जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, दोनों रेशियो जो है वो इस केस में क्या मिलते हैं, 1:2:1, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो कैसे होते हैं, यहाँ पे सेम होते हैं, 1:2:1। 1 किसके लिए, रेड के लिए, 2 फॉर पिंक एंड 1 फॉर वाइट। एंड जो जीनोटाइप है वो भी बिल्कुल सेम है, ये एक बार मिल रहा है। ये जो हेटेरोजाइगस है ये 2 बार मिलता है। एंड जो होमोजाइगस रिसेसिव है ये 1 बार मिलता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे आते हैं, ये सेम आते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, तो डिफरेंस किस में आया, डिफरेंस फिनोटाइप के अंदर आया या डिफरेंस जीनोटाइप के अंदर आया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भाई जो भी जीन इंटरेक्शन होगा, चेंज इसमें आएगा। चेंज किसके अंदर आएगा, फिनोटाइप के अंदर। जीनोटाइप जो है वो तो सेम रहेगा। भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर है तो जीनोटाइप हमेशा क्या रहेगा, 1:2:1। एंड जब डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो जो जीनोटाइप है वो क्या रहेगा, 1:1, 2:4, 1:1। ये आपको ध्यान रखना है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को लिया है। कैरेक्टर कौन सा है, यहाँ पे फ्लावर कलर। तो जो जीनोटाइप है सेम रहेगा, क्या, 1:2:1। डिफरेंस किसमें आया है, फिनोटाइप में। मेंडल को फिनोटाइप क्या मिलता था, 3:1। यहाँ पे क्या मिला है, 1:2:1। तो फिनोटाइप जो है वो क्या होता है, इसमें चेंज हो जाता है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया किसका, मिराबिलिस जलापा का। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वो भी आप याद रखें। एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन, जो स्नैपड्रैगन है इसी को बोलते हैं एंटीराइनम मेजस। एंटीराइनम मेजस। स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजस, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए जो मिराबिलिस है या स्नैपड्रैगन हो या एंटीराइनम मेजस, इनके अंदर जो फ्लावर कलर है, 3 टाइप के फ्लावर इनके अंदर मिलते हैं, रेड, व्हाइट एंड पिंक। एक कुछ आपको ध्यान रखनी है, जब मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इफ रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर प्लांट, इस तरह से दिया हुआ है, तो उस समय आपको F1 के अंदर पिंक लेके नहीं आना है। आपको बस ये दिया है कि भाई रेड फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस किया, आप F1 के अंदर वहां पे रेड मानेंगे। देखिए जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अगर आपसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछा जाएगा तो या तो आपको मेंशन किया जाएगा कि भाई यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, या फिर क्या होगा, आपको एग्जांपल लिखा होगा। एग्जांपल के अंदर लिखा होगा भाई कि इन मिराबिलिस प्लांट, इन स्नैपड्रैगन या इन एंटीराइनम मेजस, रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर प्लांट, तब आपको F1 के अंदर पिंक करना है। अगर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं लिखा हुआ है या फिर उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ना तो मिराबिलिस लिखा हुआ है, ना एंटीराइनम मेजस या स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है, तो रेड को जब आप व्हाइट से क्रॉस करेंगे तो फिर F1 रेड आएगा। मतलब उस केस में आपको क्या मानना है, कंप्लीट डोमिनेंस मानना है, जब तक इनकम्प्लीट डोमिनेंस या उसका एग्जांपल मेंशन न किया हो। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमेशा ऐसा नहीं कि रेड एंड व्हाइट है तो उसमें आप पिंक ही कर दें। रेड एंड व्हाइट का क्रॉस है तो वहां पे क्या आएगा, रेड आएगा, जब तक एग्जाम्पल मेंशन ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोरेंस थे, देखिए कोरेंस ने ऑब्जर्व किया कि जो F1 है उसके अंदर क्या आता है, पिंक आता है। जैसे कि मैंने बताया कि होता क्या, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लेंडिंग होती है। लेकिन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, F2 जनरेशन को, तो F2 जनरेशन को देख के उन्हें ये तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे ब्लेंडिंग तो नहीं है। अगर F2 जनरेशन, देखिए अगर यहाँ पे ब्लेंडिंग होती तो F2 जनरेशन के अंदर जो रेड एंड वाइट है ये वापस नहीं मिल सकते थे। F2 जनरेशन के अंदर रेड भी आ गया, वाइट भी आ गया, इसका मतलब जो रेड एंड वाइट है इनकी कोई ब्लेंडिंग यहाँ पे नहीं हुई है। तो ये तो क्लियर था कि ब्लेंडिंग तो नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन करना था, तो जो कोरेंस थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई होता क्या है कि ये जो कैपिटल R है ये डोमिनेंट तो है, बट इट इज़ नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील।
ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ देखिए मेंडल ने जब भी अपने क्रॉस किए थे तो उनको F1 के अंदर दोनों पेरेंट में से किसी एक जो पेरेंट है उसका जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता था, या एक जो ट्रेड है वो देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक पेरेंट का जो ट्रेड है वो क्या है, रेड फ्लावर, दूसरे में क्या है, वाइट, और यहाँ पे क्या आ गया, पिंक। मतलब जो F1 के अंदर प्रोजेनी आती है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट से मैच नहीं होती है, ये होती है कैसी, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे जो कोरेंस थे उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ पे होता है क्या है, दैट कैपिटल आर, दिस कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर या रिसेसिव एलील। इसको उन्होंने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस केस dominant allele is, in this case dominant allele is not completely dominant, is not completely dominant over recessive allele, over रिसेसिव अलील। इस केस के अंदर जो डोमिनेंट अलील है वो रिसेसिव के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। इस वजह से जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वहां पे हमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिलती है। सो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, in heterozygous condition, in heterozygous condition an intermediate form appears, an intermediate form appears। In this case, dominant allele is not completely dominant over recessive allele. So in heterozygous condition, an intermediate form appears। ठीक है, यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है वो रिसेसिव के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, F1 जनरेशन के अंदर जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है तो वहाँ पे एक इंटरमीडिएट जो फॉर्म है वो अपेयर होती है, जो कि दोनों ही पेरेंट से मैच नहीं होती है। दोनों का क्या होता है, वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। एक जो कोरेंस है, कोरेंस वही साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल के जो कंक्लूजन थे उनसे क्या बनाए थे, लॉ। मेंडल ने कोई लॉ यहाँ पे नहीं दिया था, मेंडल ने बताया था डोमिनेंस के बारे में। तो मेंडल ने वो दिया था एक तरह से प्रिंसिपल की फॉर्म में या पोस्टुलेट की फॉर्म में। उस डोमिनेंस को लॉ बनाने का जो काम था वो किसने किया था, कोरेंस ने। अब देखिए हुआ क्या, कोरेंस ने ही मेंडल के जो कंक्लूजन था जैसे कि डोमिनेंस, उससे क्या बना दिया, लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड चांस वाली बात यहाँ पे ये थी कि जो कोरेंस है उन्हीं को इसका जो मतलब डोमिनेंस का जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो भी किसे देखने को मिलता है, कोरेंस को। कोरेंस ने ही जो मिराबिलिस जलापा प्लांट है उसके अंदर डोमिनेंस का जो फर्स्ट एक्सेप्शन है उसे डिस्कवर किया था, और इसे उन्होंने क्या नाम दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस तरह से जो कोरेंस है उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया था। यहाँ पे दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये आपको याद रखना है, एक तो मिराबिलिस जलापा, दूसरा क्या है, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, इसका अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे हमने जब बात की थी पी प्लांट के बारे में, पी प्लांट के केस में देखिए, पी प्लांट के केस में हमने बात की थी एक जीन के बारे में कि भाई जो सेम जीन है, सेम जीन विच कंट्रोल्स सीड शेप, सीड शेप, ये जो कैरेक्टर है इसे मेंडल ने स्टडी भी किया था। सेम जीन विच कंट्रोल सीड शेप also controls size of starch grain, also controls size of starch grain। Gene which controls seed shape also controls size of starch grain and this gene is known as pleiotropic gene। ये जो जीन है हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन, इसे हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक
जी देखिए, मेंडल ने ऑब्जर्व किया था किससे, सीड शेप को। क्या मेंडल ने साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को ऑब्जर्व किया था? नहीं किया था। इधर हमें बाद में पता चला कि भाई जो जीन सीड शेप को कंट्रोल करता है वही जीन कंट्रोल करता है किसको, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को। ऐसे जीन जो कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। ये हम इनिशियल क्लासेस के अंदर भी देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, साइज, सीड शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन दोनों को ये कंट्रोल करता है। जो सीड शेप है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीड शेप, सीड शेप के अंदर जो डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट क्या होता है, सीड शेप में जो डोमिनेंट है वो तो क्या होता है, राउंड, एंड रिसेसिव क्या होता है, रिंकल्ड। राउंड के लिए हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर। रिंकल्ड के लिए क्या ले सकते हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप जो है आर की जगह बी ले सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे आपको आर एक जगह पे, आप एनसीईआरटी में पैराग्राफ में आर की जगह क्या लिखा हुआ है, बी। तो राउंड के लिए आप कैपिटल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल बी भी ले सकते हैं। तो फिर जो रिंकल्ड है इसके लिए क्या ले लेंगे आप, स्मॉल बी स्मॉल बी। दोनों ही तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको बस ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आर लिया है तो यहाँ भी आर ही लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर बी लिया है, कैपिटल बी, यानी कि अगर हम बात करें राउंड सीड, तो स्मॉल बी क्या हो जाएगा, रिंकल्ड सीड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए जब इनमें क्रॉस होता है, तो क्या आती है, F1 जनरेशन। और यहाँ पे अगर आप आर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। बी के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे जो सीड का शेप है वो क्या मिलता है हमें, राउंड। सीड का शेप मिलता है राउंड। तो राउंड क्या था, डोमिनेंट, रिंकल्ड क्या था, रिसेसिव। इनको जब क्रॉस किया तो जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के अंदर जो सीड का शेप है वो क्या आता है, राउंड आता है। यहाँ पे तो हमें बिल्कुल जो मेंडल ने बताया था कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में, बिल्कुल वैसा जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गया क्या, वन कैरेक्टर, कौन सा, सीड शेप। लेकिन हमने बात की कि जो सेम जीन है, जीन विच कंट्रोल सीड शेप ऑल्सो कंट्रोल साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। सेम जो जीन है ये कंट्रोल करता है किसे, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को। तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई होता क्या है, देखो जब कैपिटल आर है या जब कैपिटल बी है, यानी कि जब दोनों कैसे हो, होमोजाइगस डोमिनेंट हो, दोनों जो अलील है वो डोमिनेंट हो। यहाँ पे जो स्टार्च ग्रेन का साइज है, यहाँ पे होता है क्या, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्स। यहाँ पे होते हैं लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्स। देखिए इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जब इनिशियल में हमने देखा था कि भाई किस तरह से जो जीन है उससे कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, तो हमने देखा था कि भाई जब डोमिनेंट एलील होता है तो उससे SBE बनता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जो कि स्टार्च की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो रिसेसिव है उससे SBE का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे स्टार्च नहीं बनता है या बहुत कम बनता है। दोनों यहाँ पे डोमिनेंट है तो लार्ज साइज क्या बनेंगे, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन बनेंगे। और यहाँ पे दोनों कैसे हैं, ये रिसेसिव है, जो स्टार्च ग्रेन है वो कैसे होंगे, यहाँ पे स्मॉल होंगे, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्स। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, यहाँ पे स्मॉल साइज। अब यहाँ पे आना क्या चाहिए, आना तो चाहिए यहाँ पे लार्ज साइज, लेकिन ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे लार्ज साइज के जो स्टार्च ग्रेन है वो नहीं मिलते हैं। यहाँ पे मिलते हैं क्या, इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन। इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन मतलब यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जो स्टार्च ग्रेन है उनका जो साइज है लार्ज से तो कम होता है एंड स्मॉल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे मिलते हैं कैसे, इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, जो काम की चीज़ है वो ये है। पहली चीज़ तो ये, जीन विच कंट्रोल सीड शेप ऑल्सो कंट्रोल साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सीड शेप के लिए अगर देखें, सीड शेप के लिए भाई ये क्या था, राउंड, ये था रिंकल्ड, और F1 में क्या आ गया, राउंड। इसका मतलब सीड शेप के लिए क्या शो करता है, डोमिनेंस या कंप्लीटली डोमिनेंस। अगर आप इसी को देखोगे किसके रेस्पेक्ट में, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन,
साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के केस में ये कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं करता है, ये क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। भाई लार्ज साइज, स्मॉल साइज, यहाँ पे क्या आ गया, इंटरमीडिएट साइज। जीन सेम है, जीन सेम है, पहली बात तो जीन सेम है, दो अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। उसमें भी जो एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर यानी कि सीड शेप के लिए तो क्या शो करता है, ये कंप्लीट डोमिनेंस। एंड जो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन है उसके लिए क्या शो करता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको ये भी याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर ये भी मेंशन किया हुआ है कि अब जो है हम जीन को केवल मतलब जीन या जीन के जो प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते कि भाई ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है। लेकिन जनरल कंसेप्ट तो ये होता है कि कोई जीन अगर फंक्शनल है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट। अगर वो है नॉन फंक्शनल तो क्या बोल देते हैं उसको हम, रिसेसिव। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जीन सेम है, ये इस बात, जीन या जो प्रोडक्ट है, जीन का जो प्रोडक्ट है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम किस प्रोडक्ट को, हम किस फिनोटाइप को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप यहाँ आपसे अगर मान लीजिए पूछा जाए कि भाई जो जीन है ये जीन क्या शो करता है, कंप्लीट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आप क्लियरली यहाँ पे नहीं बता सकते, डिपेंड करता है कैरेक्टर के ऊपर। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा सीड शेप के बारे में तो आप क्या बताएंगे, दिस जीन शोज कंप्लीट डोमिनेंस। अगर आपसे पूछा जाएगा साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के लिए तो आप क्या बताएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि जो जीन है, सेम जीन अलग अलग टाइप की जो क्वालिटी है वो शो कर सकता है, कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ दिया हुआ है, ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। एक जो सिंगल जीन है उसका जो प्रोडक्ट है वो कई बार एक से ज़्यादा जो इफेक्ट है उनको प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, है ना। एक जो जीन है यहाँ पे पी प्लांट के अंदर वो स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। इट हैज़ टू एलील, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। जैसे हमने देखा था, या तो आप ले सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, या आप ले सकते हैं क्या, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट्स। अगर कैपिटल बी जो कंडीशन है वो प्रेजेंट है, जो स्टार्च है उसका जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर होगा। और यहाँ पे जो स्टार्च के ग्रेन है वो कैसे बनते हैं, बड़े बनते हैं, लार्ज साइज के बनते हैं। देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। जब दोनों जो एलील है वो डोमिनेंट है तो यहाँ पे जो स्टार्च का सिंथेसिस है ये इफेक्टिवली होता है, जिसकी वजह से लार्ज साइज के जो स्टार्च ग्रेन है वो हमें देखने को मिलते हैं। इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगोट्स हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉल स्टार्च ग्रेन। अगर दोनों जो एलील है वो कैसे हो, रिसेसिव हो, तो यहाँ पे जो स्टार्च ग्रेन का साइज जो कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ दीज सीड्स कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड द स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड। भाई कैपिटल बी ये प्रोड्यूस करते हैं कैसे, राउंड सीड, एंड जो स्मॉल बी है ये प्रोड्यूस करते हैं कैसे, रिंकल्ड सीड। हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील। देखिए अगर हम देखें सीड शेप के केस में ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल बी है या जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के अंदर क्या आता है, कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड जो सीड का शेप है वो कैसा आता है, हमें राउंड मिलता है। अब हम देखते हैं कि भाई F1 के अंदर राउंड मिला है, यानी कि जो कैपिटल बी है कैपिटल बी स्मॉल बी जो एलील कॉम्बिनेशन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, राउंड सीड। तो यहाँ तो हमें यही लगता है कि जो कैपिटल बी है ये कैसा है, ये कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमें डोमिनेंट दिखाई देता है एंड सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड। देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो सीड शेप है उसके रेस्पेक्ट में तो हमें क्या लगता है कि कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि राउंड एंड रिंकल्ड को क्रॉस किया तो क्या आ गया, F1 में राउंड आ गया। यहाँ पे क्या लग रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन अगर इसको हम देखें साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के केस में, तो लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन, एंड F1 के अंदर क्या आता है, इंटरमीडिएट साइज। तो यहाँ पे क्या लगता है हमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डिपेंड करता है कि आप जो किस कैरेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं या किसको आप ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप देखते हैं किसको, सीड शेप को, तो आपको दिखाई देता है क्या, कंप्लीट डोमिनेंस। अगर आप देखते हैं क्या साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए जीन तो सेम है, बस हमें ये यहाँ पर डिसाइड करना है कि किस कैरेक्टर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो पैराग्राफ दिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कई स्टूडेंट्स को इसके अंदर होता है कंफ्यूजन, तो इसको आप ध्यान से समझें। Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for। मतलब जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस हम केवल जीन को देख के या उसके प्रोडक्ट को देख के नहीं बोल सकते।
It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. मतलब ये केवल जीन या उसका जो प्रोडक्ट है या उसका जो फिनोटाइप है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि किस कैरेक्टर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं या किस कैरेक्टर को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो एग्जामिन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन. सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये दी हुई है कि जो डोमिनेंस है, हम किसी जीन को देख के या उसका जो प्रोडक्ट है उसको देख के ये नहीं बता सकते कि भाई ये जो जीन है ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है, मतलब या फिर कंप्लीटली डोमिनेंट है या फिर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर दैट वी चूज टू एग्जामिन. कहने का मतलब सिंपल सा ये कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा. जैसे कि यहाँ पे सीड शेप वाला जो कैरेक्टर है, अगर हम उसे देखते हैं तो इसका मतलब जो जीन है, सेम जीन क्या शो कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस. एंड अगर हम देखते हैं क्या साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, तो हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो ये कैरेक्टर जो है जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, केवल जीन या जीन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ये इसका मीनिंग. अब ये तो हो गया इसके बारे में, एनसीईआरटी से इसको हमने समझ लिया. अब हम आते हैं वापस. अब बात ये आती है कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखिए जो डेफिनेशन है कि भाई यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव अलील, इसको क्या बोल दिया गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. लेकिन चलो ये तो बात होगी डेफिनेशन की. अगर इसको हम समझना चाहें तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, मतलब इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो क्या होगा. अगर हम बोला कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो क्या ये 50% डोमिनेंट है 50% रिसेसिव है, ऐसा तो नहीं हो सकता. एक्चुअल में देखिए बाद में कई सारी स्टडीज़ की गई. आज की डेट में क्या है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है आज की डेट में. अगर बात करें एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैरेक्टर है, जो फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर वाला जो कैरेक्टर है, मतलब मिराबिलिस के अंदर जो फ्लावर कलर कोरेंस ने ऑब्जर्व किया था, एक्चुअल में ये जो कैरेक्टर है ये होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर. कौन सा कैरेक्टर है ये, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर. जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है उसको हम क्वालिटेटिव नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं. इस वजह से हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. हमने बात की थी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के बारे में. देखिए होता क्या है, ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है. जैसे कैपिटल आर, यहाँ पे दोनों जीन जो है वो कैसे हैं, दोनों जो एलील है वो कैसे हैं, डोमिनेंट है. तो यहाँ पे जो रेड पिगमेंट है ये बहुत ज़्यादा बनेगा, तो फ्लावर का जो कलर है वो कैसा हो गया, रेड हो गया. स्मॉल आर, दोनों जो अलील है वो कैसे हैं, यहाँ पे रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है. तो यहाँ पे जो रेड पिगमेंट है नहीं बनेगा, तो फ्लावर का जो कलर है वो कैसा हो गया, वाइट हो गया, रेड वाइट. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के अंदर यहाँ से क्या आता है, कैपिटल आर स्मॉल आर. जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर तो रेड पिगमेंट बनाएगा, लेकिन स्मॉल आर रेड पिगमेंट नहीं बनाता. भाई इस केस में क्या था, दो कैपिटल आर थे, मतलब दो अलील थे जो कि रेड पिगमेंट को फॉर्म करते हैं. और यहाँ पे क्या है, केवल एक डोमिनेंट अलील है जो कि रेड पिगमेंट को फॉर्म कर रहा है. सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे जितना पिगमेंट बनता है उसका 50% पिगमेंट ही यहाँ पे बन पाएगा. तो एक्चुअल में जो रेड पिगमेंट है वो डाइल्यूट हो गया. तो रेड पिगमेंट का ये जो डाइल्यूटेड फॉर्म है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पिंक. तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि एक्चुअल में ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये एक्चुअल में क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. ये सिंगल जीन के लिए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, और इसको हम क्वालिटेटिव नज़रिए से जब देखते हैं तो हमें ये क्या दिखाई देता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बट इट इज़ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. ये आपको याद रखना है. अब देखिए इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन. एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया हुआ है, इन मिराबिलिस जलापा tallness is dominant over dwarfness. Tallness is dominant over dwarfness. Tallness is dominant over dwarfness and red flowers are incompletely dominant. Red flowers are incompletely dominant
ओवर वाइट फ्लावर्स, ओवर वाइट फ्लावर्स। मिराबिली जलापा प्लांट के अंदर जो टॉलनेस है, टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉफनेस एंड रेड फ्लावर्स आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर। दो कैरेक्टर दिए, एक दिया है क्या टॉलनेस, दूसरा दिया है क्या फ्लावर कलर। जो टॉलनेस है, जो हाइट है, हाइट के लिए तो क्या है ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है, बट फ्लावर कलर के लिए क्या शो करता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको दिया हुआ है क्रॉस के बारे में, इफ प्योर tall and if a pure tall and red flowered plant is crossed with dwarf and white flowered plant, अगर जो है प्योर टॉल एंड रेड, देखो प्योर का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस। अगर एक होमोजाइगस टॉल एंड रेड फ्लावर्ड प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जो कि टॉल है एंड फ्लावर कलर कैसा है, रेड है, उसको क्रॉस करते हैं किससे, ऐसे प्लांट से जो कि डॉर्फ है एंड फ्लावर कैसे हैं उसमें व्हाइट प्लांट, देन find out the following in F2 generation. Find out the followings in F2 generation. Find out the followings in F2 generation. इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये बताना है कि F1 जो जनरेशन है, सॉरी F2 जो जनरेशन है, F2 जनरेशन के अंदर फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। F2 जनरेशन में इन दोनों कैरेक्टर के लिए फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, आपको बताना है जीनोटिपिक रेशियो। इसके बाद आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, which have phenotype similar to F1, मतलब ऐसी ऑफस्प्रिंग जिनका फिनोटाइप कैसा होगा, F1 जैसा होगा, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो तीन क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको बताना है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग विच है फिनोटाइप सिमिलर टू F1। तो जो क्रॉस है वो सिंपल सा है, एक तरह से क्या है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, दो कैरेक्टर है यहाँ पे, एक तो कैरेक्टर है क्या हाइट, दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या है फ्लावर कलर। देख करने के दो तरीके हैं, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड जो आप जानते ही हो, यहाँ पे आप लिखेंगे भाई टॉल एंड रेड, इसको क्रॉस करना है किससे, डॉर्फ एंड वाइट से, डॉर्फ एंड वाइट। टॉल के लिए क्या लेंगे, कैपिटल टी, रेड के लिए कैपिटल आर, डॉर्फ के लिए क्या लेंगे, स्मॉल टी एंड वाइट के लिए स्मॉल आर। ये आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या आएगी, F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन है वो आती है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जो F1 जनरेशन है इसमें जो फिनोटाइप है एक्चुअल में कैपिटल टी यानी कि तो क्या हो गया टॉल, एंड यहाँ पे जो फ्लावर कलर है वो क्या होगा, वो होगा पिंक। ध्यान रखना है यहाँ पे रेड नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, पिंक लिखना है, क्योंकि यहाँ पे दिया भी है, एक तो मिराबिली जलापा लिखा हुआ है, दूसरा आपको दिया भी है रेड फ्लावर आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर, क्या बोलेंगे यहाँ पे पिंक। देखिए एक तो तरीका ये है, ये हो गया F1 के अंदर क्या होगी सेल्फिंग,
और सेल्फिंग के बाद में फिर क्या आएगी जनरेशन, F2 जनरेशन। तो वही 16 का जो चेकर बोर्ड है, 16 का चेकर बोर्ड बनेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, बट वहाँ से हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हम पिछले कुछ क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं शॉर्टकट मेथड के बारे में, तो जो मेथड है उसी को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें टाइम काफ़ी कम लगे। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 वेक्टर के बारे में दिया हुआ है। अब जो मेंडल ने जो फॉर्मूला बताया था, मतलब मेंडल ने जो एक कंसेप्ट दिया था कि भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस इज मल्टीपल ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो है हाइट। देखिए हाइट के लिए तो क्या शो करता है, हाइट के लिए शो करता है ये कंप्लीट डोमिनेंस। तो हाइट के लिए फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा F2 जनरेशन में 3:1। 3 किसके लिए है, टॉल के लिए है, ये है टॉल के लिए, एंड 1 किसके लिए है, डॉर्फ के लिए। इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 3 तो किसके लिए है, टॉल के लिए, और 1 किसके लिए आएगा, डॉर्फ के लिए, क्योंकि हाइट के लिए तो क्या शो करता है ये कंप्लीट डोमिनेंस। ये तो हो गया हाइट के लिए, ये हमें पता है रेशियो। एंड बात करें जो दूसरा करेक्टर है फ्लावर कलर, उसके लिए भी हम निकाल चुके हैं। फ्लावर कलर के लिए जो जीनोटिपिक रेशियो है, सॉरी जो फिनोटिपिक रेशियो है, वो क्या आता है 1:2:1। एक्चुअली जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों रेशियो क्या आते हैं 1:2:1। तो फ्लावर कलर के लिए मिराबिलिस के अंदर 3:1 नहीं आता है, क्या आता है 1:2:1। ये भी हम देख ही चुके हैं। 1 ये किसके लिए है, रेड के लिए, 2 किसके लिए आया था, पिंक के लिए, और ये 1 किसके लिए है, वाइट के लिए। ये तो हो गया हाइट वाले कैरेक्टर का F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो, एंड ये हो गया फ्लावर कलर के लिए फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। बस क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 को करेंगे 1 से तो क्या आएगा 3, 2 से करेंगे तो 6, फिर 1 से करेंगे तो 3। अब लेंगे 1 को 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 को करेंगे 2 से तो 2, और 1 को करेंगे किससे, 1 से, तो आ गया 1। ये आ गया फिनोटिपिक रेशियो। ये तो क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम जीनोटिपिक रेशियो के बारे में। देखिए जीनोटिपिक रेशियो मैंने आपको बताया था कि जो जीन इंटरेक्शन है उसमें जीनोटिपिक रेशियो के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, जीनोटिपिक रेशियो सेम रहेगा। मोनो हाइब्रिड है तो 1:2:1 रहेगा, डाई हाइब्रिड है तो रेशियो क्या रहेगा 1:1, 2:4:2, 1:1। ये जो क्रॉस है, 2 कैरेक्टर यहाँ पे लिए गए हैं, यानी कि ये क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो रेशियो है जीनोटिपिक रेशियो, वो हमेशा क्या आएगा 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:1। जीनोटिपिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो आते हैं किसके अंदर, फिनोटिपिक रेशियो के अंदर। तो जीनोटिपिक रेशियो सेम रहेगा यहाँ पे 1:1, 2:4:2, 1:1। ये हो गया क्या जीनोटिपिक रेशियो। एंड अब आता है क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ऐसी प्रोजेनी कितनी होंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है जिनका फिनोटाइप कैसा है, फिनोटाइप सिमिलर टू F1, F1 जैसा जिनका फिनोटाइप हो। पहली बात ये कि F1 का फिनोटाइप क्या है, टॉल पिंक। देखिए यहाँ पे आपने जो लिखा है, जिससे क्रॉस किया है उसके नीचे आप उसका फिनोटाइप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 3 को क्रॉस किया था किससे, 1 से, तो क्या आया था 3 आया था। ये जो 3 है ये तो क्या है टॉल रेड है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ये क्या है टॉल रेड है 3 तो। उसके बाद में 3 को हमने क्रॉस किया था किससे, 2 से। 3 को 2 से किया तो क्या आया 6 आया, और ये 6 क्या होगा टॉल पिंक। ये रहा आपका टॉल पिंक, ये रहा टॉल पिंक। इसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि F2 जनरेशन के अंदर ऐसी कितनी प्रोजेनी होंगी जो कि कैसी होंगी, टॉल पिंक। भाई F1 में क्या है टॉल पिंक आता है, तो आपको बताना है F2 जनरेशन के अंदर ऐसी प्रोजेनी का फिनोटाइप जो कि F1 के सिमिलर हो। F1 का फिनोटाइप क्या है टॉल पिंक। आपको बताना है कि F2 जनरेशन के अंदर कितनी प्रोजेनी टॉल पिंक है। तो ये आप यहाँ से देख ही सकते हैं। देखिए आप बाकी का भी लिख सकते हैं ऐसे करके यहाँ पे, लेकिन आपका आंसर तो इसी आ जाएगा। 6 जो प्रोजेनी है, टोटल कितनी है 16, तो 6 आउट ऑफ 16 जो प्रोजेनी है इनका जो फिनोटाइप है वो किसके सिमिलर है, F1 के सिमिलर है, यानी कि ये होती है कैसे टॉल पिंक। ये हो जाएगा इसका आंसर 6/16। जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी कर सकते हैं, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो जो शॉर्टकट मेथड है इसे आपको यूज़ करना है जिससे कि कम समय में आप इसको सोल्व कर सकें। आज के लिए इसे हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।